डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेट्राइसिस के यूनिट के हिसाब से बात करेंगे कि मेट्राइस है क्या। ठीक है ना। तो देखो, मेट्राइसिस की अगर बात करें कि जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही है वो किस शेप में बन रही है। अगर मैं इस बिल्डिंग की बात करूं तो ये इस शेप में बन रही है। तो ये अगर इस तरह की बिल्डिंग है तो मीन्स इसका क्या होगा, यहाँ पे रो भी होगा और यहाँ पे ये क्या होंगे, कॉलम भी होंगे। अगर ये मुख्तलिफ बिल्डिंग बन रही है जिसके मुख्तलिफ शेप बन रहे हैं, तो यहाँ पे अगर बात करूं तो मेटा इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स अ प्लेस वेयर समथिंग डेवलप ओरिजिनेट। कोई चीज डेवलप हो रही है और क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है। अभी देखो, बुर्ज खलीफा है, शेप चेंज है, मतलब हम क्या करें, एक चीज को डेवलप कर रहे हैं, मतलब उसके मुख्तलिफ एक नक्शे बना रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेटासिस का, तो उसका थोड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सपोज करो यहाँ पे कोई तीन बंदे खड़े हैं, ठीक है ना। ये कोई यहाँ पे एक, ये दो और यहाँ पे ये तीन, चौथा बंदा ये रहा। इसको मैंने ए नाम दिया है, इसको मैंने बी नाम दिया है, इसको मैंने सी नाम दिया है, इसको मैंने डी नाम दिया है। ठीक है। अगर देखो, अगर ए बंदे ने उसके बाद कोई बॉल है, उसने थ्रो कराई, तो ये बॉल डायरेक्ट कहां पे आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी। अभी इस बंदे ने जब ये डायरेक्शन आ गई तो मीन्स इसकी डायरेक्शन कहां जाएगी, ये डायरेक्शन होगी। तो मीन्स उसके बाद अगर मैं बात करूं, इस डायरेक्शन की बात करूं, ये इधर आ जाएगा, सेम ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये यहां पे डायरेक्शन आ गई, मतलब ए ने बी की तरफ फेंका तो यहां पे ये क्या हो गया, ये ए बी आ गया। फिर बी ने सी की तरफ देखा तो ये बी सी आ गया। उसके बाद सी ने डी की तरफ, तो सी डी बन गया। फिर डी ने किसकी तरफ देखा, यहां पे ए की तरफ, तो डी ए आ गया। तो ये डायरेक्शन बनी। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि ए ने तो बी की तरफ देखा, बी ने सी की, अभी सी के बाद दो चांस है, या तो वो सी डी की तरफ जा भी सकता है और वहां पे डी की तरफ भी बॉल जो है फेंक सकता है, या तो सी ए की तरफ भी बॉल फेंक सकता है। तो ये यहां पे क्या हो गया, सी और ए हो गया। तो फिर दोबारा ही ये ए जो है ये बॉल फेंका किसकी तरफ, यहां पे ए की तरफ। तो यहां पे ये क्या बन गया, यहां पे सिंपल यहां पे ए सी। ठीक है। उसके बाद जब डी ने सी की तरफ बॉल फेंका तो दोबारा ए क्या करेगा, डी की तरफ बॉल फेंकेगा। तो ये क्या होगा, यहां पे ए डी आ गया। तो उसके बाद फिर डी क्या करेगा, फिर दोबारा ए की तरफ बॉल फेंकेगा। तो ये क्या हो गया, यहां पे दोबारा यहां पे क्या बना, ए डी। तो देखो, मेट्रास की यहां पे बात करें तो यहां पे मैंने क्या किया कि यहां पे एक ए का एलिमेंट लिखा, दूसरा बी, फिर सी, उसके बाद यहां पे क्या है, सिंपल डी। यहां पे भी अगर बात करूं तो ये ए बी, यहां पे सी और यहां पे क्या आ गया, डी। तो इसकी मैं बात करूं तो देखो, ए खुद जो होता है, अब अगर यहाँ पे कोई ए नंबर है तो ये ए जो बॉल जो फेंक रहा है वो खुद की तरफ तो नहीं फेंक रहा ना। तो ये ए कैसे, यहाँ पे इधर ही बॉल आ रही है, ये किधर जाए थ्रो कर रहा है, यहाँ पे बी की तरफ कर रहा है, सी और डी की तरफ, खुद की तरफ नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। लेकिन इन्हें बी की तरफ कितनी मरतबा थ्रो किया, सब एक मरतबा किया, तो यहाँ पे 1 लिखा। फिर ए ने सी की तरफ, यहां पे 1 टाइम। फिर ए ने डी की तरफ, ए ने डी की तरफ, डी ए नहीं ए डी, ए ने डी की तरफ, ये भी 1 टाइम। उसके बाद फिर आ जाओ बी का, बी ने क्या ए की तरफ बॉल फेंका, नहीं, तो यहां पे क्या हो गया, सिंपल बी ए बी 0 हो गया। बी ने बी की तरफ फेंका, नहीं, 0 हो गया। फिर बी ने सी की तरफ, बी ने सी की तरफ कितनी मरतबा फेंका, यहां पे 1 टाइम। फिर बी ने डी की तरफ, बी ने बात करें डी की तरफ, क्या जा रहा है बॉल, नहीं जा रहा, तो यहां पे भी ये क्या हो जाएगा, यहां पे 0। उसके बाद सी ने ए की तरफ, अगर सी की बात करें ए की तरफ कितनी मरतबा यहां पे बॉल आ रहा है, 1 टाइम। फिर सी ने बी की तरफ, सी ने बी की तरफ भी नहीं आ रहा, तो यहां पे क्या हो गया, 0। सी ने सी की तरफ, ये भी नहीं आ रहा बॉल, खुद यहां पे तो बॉल को यहां पे थ्रो नहीं करा ना खुद की तरफ। फिर सी ने डी की तरफ, अगर सी ने डी की तरफ, तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे 1 टाइम। बात समझ में आ रही है।
तो उसके बाद जब बात करें डी की, तो डी ए की तरफ यहां पे कितनी मर्तबा आ रहा है, यहां पे डी ए एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तो यहां पे कितनी मर्तबा आ गया, यहां पे 2 टाइम। फिर डी ने बी की तरफ, डी ने बी की तरफ भी नहीं आ रहा, तो यहां पे सिंपल क्या आ गया, 0। फिर डी ने बी की तरफ हो गया, अभी डी ने सी की तरफ, तो डी ये रहा, सी ये रहा, तो सी डी है लेकिन डी सी नहीं है, तो यहां पे भी ये नहीं है, तो यहां पे क्या हो गया, सिंपल 0, क्योंकि ये डायरेक्ट इस तरफ जा रही है। उसके बाद डी की बात करें, डी की तरफ, तो यहां पे भी नहीं आ रहा, तो सिंपल यहां पे क्या आ गया, यहां पे 0। तो देखो अभी हम बात करें तो ये जो लाइन जो बनी है, ये एक लाइन जा रही है किसमें, रो में, इसको मैं R1 बोल दूं, इसको मैं R2 बोल दूं, इसको मैं R3 बोल दूं, यहां पे R4 बोल दूं, तो ये रो कितनी बनी, 4। और कॉलम की बात करूं तो C1 हो गया, ये C2 हो गया, और ये C3 और ये C4। तो देखो रो और कॉलम यहां पे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मकसद ये हो गया कि हमने एक मतलब यहां पे एक मेथड लिखा है जिसमें रो और कॉलम को यूज करना, जिसको हम लाइन को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको लाइन को हम वर्टिकल बोलते हैं। तो इस तरह का एक मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स का फॉर्म बनाया गया ताकि उसको हम एक अरेंज कर सके नंबरों की तरह। ये 4 टाइप पे आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो मैट्रिक्स को डेवलप किसने किया, वो चाइनीज के दौर के हिसाब से हम बात करें तब से ये स्टार्ट हुआ है, लेकिन वहां पे इतना इंट्रोडक्शन इसका नहीं किया गया था। लेकिन मैट्रिक्स जो है वो जो प्रॉपर उसकी एक शेप दी गई, प्रॉपर उसका एक एली में रखे गए, वो किसने रखे थे, वो जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर 1840 से लेके 1897 तक इसकी एज है, और उसने डिफाइन किया था मैट्रिक्स को किसमें, 1850 में। ठीक है, उसने अरेंज किस तरह किया था, उसने अरेंज कुछ इस तरह किया था, क्या बोला कि यहाँ पे कोई नंबर है, इसको 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, फिर यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे 5 लिखा, इधर 6 लिखा, यहाँ पे 7। तो इस तरह से जस्ट अरेंज किया था। यहाँ पे इसने ना स्क्वायर ब्रैकेट यूज की थी, ना डिटर्मिनेंट यूज किया था, ना सिंबल ब्रैकेट, कुछ नहीं, सब नंबरों को अरेंज किया था। उसके बाद हम बात करें अर्थर केली, उसका दोस्त है किसका, जे सिल्वेस्टर का, उसकी एज का 1821 से लेके 1895 तक है। उसने क्या किया कि इन्हीं टर्म को इनवर्स को भी शो ऑफ किया कि इनवर्स को हम कैसे पढ़ते हैं, एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए की बात करते हैं। तो ये हमारे पास अभी यहाँ पे एडजॉइंट डिटर्मिनेंट की साइन आ रही है, लेकिन वो साइन कैसे, इसने जस्ट इनवर्स के बारे में बताया था और अलजेब्रा के बारे में बताया था। तो अलजेब्रा क्या होते हैं, जिसमें हम बोलते हैं 2x + 3y = 4 या 5x + y = 7। अगर यहाँ पे x y की वैल्यू आ जाए तो उसको किसने डिफाइन किया था, अर्थर केली ने किया था। उसके बाद जब ये नंबर 2 आ गए, यहाँ पे हम बात करें तो नंबर 2 आ गए, लेकिन इन नंबरों को जो एक स्क्वायर ब्रैकेट की तरह हम अभी शेप पढ़ रहे हैं, वो किसने दी थी, वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था क्यूलस। उस क्यूलस ने बोला कि आप नंबरों को अरेंज तो करें, इसे अरेंज करें तो इसको आप एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर दे। तो इनको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने का जो तरीका है, इसको मतलब यहाँ पे साइन दी थी। उसके बाद हम बात करें इन 1683 द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अभी डिटर्मिनेंट क्या होता है, जिसमें हम एलिमेंट पढ़ते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इसके बाद 3, यहाँ पे 4। अभी यहाँ पे नंबर 2 आ गया। अभी ये स्ट्रेट लाइन में जो हमने दिया है डिटर्मिनेंट्स, तो उसका जो सिंबल दिया, जैपनीज मैथमेटिशियन था जिसका नाम था सेकिकुआ, वो 1662 से लेके 1780 तक उसकी एज है। गैब्रियल क्रेमस जो था, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई आपके पास अगर इस तरह की वैल्यू आ जाए तो उसकी x अगर वैल्यू निकालनी है तो डिटर्मिनेंट x अपान में डिटर्मिनेंट, आप मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट x और डिटर्मिनेंट की बात करें तो जब x में लिखूंगा तो ये वैल्यू उसके जगह पे कैंसिल हो जाएगी, उसकी जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो बोला जब y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट y अपान में डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट y की वाली वैल्यू को कैंसिल करके यहाँ पे किसको वैल्यू रखोगे आप, कांस्टेंट को। तो इससे आप डायरेक्ट यहाँ पे x और y की वैल्यू आप मालूम कर सकते हो। अगर आप इनको ना यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको कंपेरिजन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इस तरह के मेथड यूज करके आप उसको सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन इन्होंने एक सिंपल बता दिया कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी, तो किस तरह x + y = 4। तो 4y यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव में तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा।
तो मीन्स ये y आ जाएगा। तो यहाँ पे x हमने इसके इक्वल लिया, फिर दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, फिर जाके उसका आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या करोगे, इसके आप जितने भी कोफिशिएंट होंगे वो आप उठाओगे और कांस्टेंट उठाओगे, उसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। मतलब इन्होंने एक सिंपल बता दिया कि आप इसको किस तरह निकाल सकते हैं और इसकी अरेंजमेंट किस तरह हुई है। कि अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की ऐसे बात करूंगा, अगर यहाँ पे एलिमेंट मेरे पास है 1 2 3, यहाँ पे 4, देखो अभी इसमें ये हमारे पास, अगर मैं बात यहाँ पे करूं कि फर्स्ट एलिमेंट को हम A11 लिखेंगे, फिर यहाँ पे A12, फिर यहाँ पे क्या आएगा 21, फिर यहाँ पे 22। तो देखो अगर A11 है तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाले को हम रो बोलते हैं और सेकंड वाले को हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट रो है और सेकंड यहाँ पे क्या है, कॉलम। यहाँ पे भी फर्स्ट रो मतलब सेकंड रो, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इस तरह इनको बोला जाता है, ठीक है ना। तो इनको हम मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम इस तरह हम इसको लिखते हैं। और यहाँ पे हम अभी देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझते हैं कि इसमें रो कितनी है, इसमें रो कितनी है। तो रो यहाँ पे R1, ये रो 1 हो गई, यहाँ पे रो 2 हो गई, तो कॉलम यहाँ पे C1, यहाँ पे C2। तो हम कैसे लिखेंगे, R बाय C। तो यहाँ पे R मतलब रो कितनी है 2, तो 2 बाय 2। तो 2 यहाँ पे कॉलम है और 2 यहाँ पे रो है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम इस नंबरों को इस तरह लिखते हैं। उसके बाद हम बात करें इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की बात यहाँ पे करें कि कोई भी दो मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, यहां पे अगर मैंने लिखा 1 2 3, यहाँ पे 4, सेम इधर भी नंबर आ जाए 1 2 3, यहाँ पे 4, तो ये हमारे पास इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आ जाएंगे। उसके बाद रो कॉलम स्क्वायर रेक्टेंगुलर, इसकी बात करेंगे। अभी देखो अगर हम नंबरों को जस्ट मैं यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 लिखा, तो ये जो फॉर्म बनी ये किस फॉर्म में बना, यहाँ पे रो की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो इसके रो कितने, रो यहाँ पे 1 है, कॉलम कितने C1 C2 C3 और यहाँ पे C4। तो इसका मतलब को रो 1 और कॉलम कितने यहाँ पे 4 है। उसके बाद हम बात करें कि रो को इस तरह लिखा जाता है, ये रो की फॉर्म है, ये क्या बोले हम इसको, रो की फॉर्म में लिखा है। अगर हम बात करें कॉलम की, अगर हम बात करें कॉलम की, तो कॉलम का ये मकसद होता है कि कॉलम को हम इस तरह लिख सकते हैं, कॉलम हम लिखते हैं यूं, तो 1 2 3, यहां पे 4 इस तरह लिखा। तो ये देखो मेरे पास R1, ये R2 रो 2, यहां पे रो 3 और ये रो 4 और कॉलम यहां पे कितना 1, तो यहां पे 4 बाय 1 लिखोगे। तो यहां पे कितनी 4 रो और 1 कॉलम है। उसके बाद हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मकसद ये होता है कि अगर मैंने जैसे लिखा यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे रो कितनी है, रो 1 रो 2, यहाँ पे C1 और C2, तो इसका मतलब 2 कॉलम और 2 रो, मतलब 2 रो और 2 कॉलम। जब रो और कॉलम दोनों इक्वल होंगे तो वो क्या होंगे, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अभी हम बात करें यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें अगर मैं नंबर लिखूं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6, या इस तरह लिखा, या लिखा मैंने 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6, अगर मैंने इस तरह लिखा, तो ये जो नंबर होते हैं, ये देखो रो यहाँ पे कितने R1, यहाँ पे रो R2, यहाँ पे कॉलम C1, ये C2, यहाँ पे C3, अगर यहाँ पे रो की बात करें R1, ये R2 और यहाँ पे क्या R3, ये कॉलम C1 और यहाँ पे C2। तो देखो यहाँ पे रो कितने 2, कॉलम यहाँ पे कितने 3, इसकी बात करें तो रो कितने 3, कॉलम की बात करें तो 2। तो इसका मकसद स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ये रो और कॉलम क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो और कॉलम यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स, या इसको आप नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं।
तो जीरो मैट्रिक्स का मकसद ये होता है कि आपके पास स्क्वायर में जितने एलिमेंट है ना वो सारे क्या होंगे, आपके पास जीरो जीरो होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स, या उसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स का क्या मकसद है कि आपके पास डायगोनल जो होगा, मतलब ये जो डायगोनल होगा इसके अंदर एलिमेंट होने चाहिए और जितने हैं वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स उसके बोलते हैं जिसमें सारे एलिमेंट, मतलब यहां पे 1 0 फिर यहां पे 0 यहां पे 5 लिखा, मतलब अगर नंबर 0 आ रहे तो जीरो मैट्रिक्स है, अगर 1 आ रहा है तो यूनिट मैट्रिक्स है, अगर नंबर चेंज आ तो डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद हम बात करेंगे किसके, अभी स्केलर मैट्रिक्स। अभी देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें एलिमेंट आपके पास यहां पे 2 0 0 यहां पे 2 लिखा, तो देखो यहां पे 2 लिखो या 3 लिखो या 4 लिखो, आप कोई भी नंबर लेकिन सेम नंबर हो तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे स्केलर, मतलब 1 को छोड़ के बाकी सेम नंबर आएंगे तो वो आपके पास क्या होंगे, स्केलर होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो ये स्केलर नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा डायगोनल। तो इसमें मतलब साइन का भी चेंजिंग ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसमें आपके पास जो एलिमेंट हो ना, अगर मैंने लिखा 1 यहाँ पे 0 0 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे लिखा 0 फिर 6 7 यहाँ पे 8, तो देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या मकसद होता है कि आपके पास जो एलिमेंट हो ना, एलिमेंट हो तो ये जो डायगोनल आपके पास, मतलब ये जो आपके पास यहाँ पे एलिमेंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे एलिमेंट 0 होने चाहिए। करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उससे बोलते हैं जो आपके पास एलिमेंट, यहाँ पे अगर मैंने लिखा 1 2 3 यहाँ पे 4 5 फिर यहाँ पे लिखा मैंने जस्ट यहाँ पे मैंने 6 लिखा, तो देखो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मैंने 0 लिखा, ये 0 लिखा, ये 0, तो आपके पास क्या होने चाहिए, इधर के एलिमेंट आपके पास 0 होने चाहिए। तो इस तरह के जो एलिमेंट 0 होंगे तो उसको क्या बोलेंगे आप, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज को, ट्रांसपोज क्या, अगर ट्रांसपोज की बात करूं कि अगर एक एलिमेंट है मेरे पास क्या है 1 2 3 यहाँ पे 4 है, तो अगर इसको मैंने ट्रांसपोज किया तो मीन्स जो रो होगी, अगर ये रो है तो कॉलम में चेंज, मतलब 1 3 किस में आ जाएगा, अगर रो में तो कॉलम में हो जाएगा, 2 4 रो में तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम में चेंज हो गया, मतलब ये चेंज हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोज बोलेंगे। ट्रांसपोज के बाद हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें, यहां पे मैं बात करूं, यहां पे सिमेट्रिक की बात करूं यहां पे, तो देखो अगर सिमेट्रिक की बात करूं तो एक एलिमेंट मेरे पास क्या है, यहां पे मैं लिखूं 0 4 फिर 4 यहां पे लिखा 0, अगर इसको मैं ट्रांसपोज करूं, सिमेट्रिक का मैट्रिक्स का मकसद क्या होता है कि आप उसको ए को ट्रांसपोज करो फिर भी आपके पास अंश सेम आना चाहिए, जैसे ये अंश इसका चेंज आ रहा था, इसका क्या आएगा, यहाँ पे सेम आएगा। तो देखो कैसे, तो मीन्स ये 0 4 रो में तो मैंने इसको कॉलम में लिखा, ये 4 0 क्या रो में तो मैंने इसको कॉलम में लिखा, तो देखो अभी कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। उसके बाद हम बात करेंगे किसके, भी स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका क्या मकसद है कि आप अगर ए को ट्रांसपोज करो तो आपको माइनस का ए मिले। तो देखो कैसे, अगर मैंने ए की वैल्यू रखी, यहाँ पे मैंने रखा 0 -4 फिर 4 यहाँ पे रखा 0, अभी देखो इसको मैं कर रहा हूं ट्रांसपोज, जब ट्रांसपोज किया तो ये रो में तो इसको मैंने लिखा कॉलम में, ये रो में तो इसको लिखा मैंने कॉलम में। अभी देखो इसमें क्या था कि यहाँ पे वैल्यू निगेटिव थी ना, ये यहाँ पे वैल्यू निगेटिव आ रही, तो मैं क्या करूंगा, इसमें माइनस को लूंगा कॉमन, जब माइनस को कॉमन लिया तो 0 तो वैसे वैसे, ये प्लस में तो ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में तो प्लस में, ये 0 आ गया। तो देखो इसमें अभी बताओ कि इस वैल्यू और इस वैल्यू में कोई फर्क है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अभी इस तरह की टर्म जो बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स का क्या मकसद है कि अगर कोई ए की वैल्यू है यहाँ पे
उसको आप ट्रांसपोज करो और उसके ऊपर क्या होगी, बार की साइन होगी। तो मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेट भी करेंगे तो आपके पास मतलब ए की वैल्यू को ट्रांसपोज करो, कॉन्जुगेट करो, तो उसके बाद आपके पास क्या आना चाहिए, सेम ए आना चाहिए। और यहाँ पे स्क्यू हर्मिटियन का मकसद क्या होता है कि स्क्यू हर्मिटियन का मकसद ये होता है कि आप वैल्यू को मतलब यहाँ पे ट्रांसपोज भी करो और उसके बाद उसको कॉन्जुगेट भी करना है, तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, माइनस का ए आएगी। यहाँ पे ये सिंपल में अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे हमने क्या बात की कि ए को ट्रांसपोज बार की साइन देंगे तो ए आएगी, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, सिंपल ए आएगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की वैल्यू है तो 3 प्लस आयोटा, यहाँ पे 3 माइनस आयोटा, यहाँ पे क्या लिखा मैंने 2 लिखा, ठीक है। अभी इसको मैं क्या करूंगा, फर्स्ट में इसको करूंगा मैं ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज किया तो ये वैल्यू जो प्लस की थी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिंपल ये रो में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल 3 प्लस आयोटा यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू अगर ये रो में तो ये किस में आ जाएगा, यहाँ पे कॉलम में। उसके बाद यहाँ पे 2 लिखा। अब इस वैल्यू को क्या करूंगा मैं, ट्रांसपोज करके इसको मैं बाहर की साइन दूंगा, मैं कॉन्जुगेट करूंगा। तो कॉन्जुगेट करने के बाद जो निगेटिव वैल्यू होगी वो पॉजिटिव बन जाए, जो पॉजिटिव होगी वो निगेटिव, लेकिन इमेजिनरी साइन, रियल नहीं। तो यहाँ पे इमेजिनरी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 प्लस आयोटा हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस आयोटा होगा, यहाँ पे सिंपल 2 आ गया। तो ये हमने बात किसकी की, यहाँ पे हर्मिटियन मैट्रिक्स की बात की है इसकी। तो ये अभी इसकी बात करें, इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स की, तो उसमें क्या था, ट्रांसपोज करके उसके ऊपर आप कॉन्जुगेट करेंगे तो आपके पास निगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो वो देखो कहते, अगर मैंने सपोज किया यहाँ पे ए की वैल्यू लिखी, सेम यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 0 माइनस 3 प्लस आयोटा, यहाँ पे भी लिखा मैंने 3 प्लस आयोटा, यहाँ पे लिखा मैंने 0, ठीक है। अभी हमने हर्मिटियन की बात की, आप उसको ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट करोगे तो माइनस की वैल्यू मिलेगी। तो मींस अगर मैंने इसको फर्स्ट में क्या किया, ट्रांसपोज किया, जब ट्रांसपोज करूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास रो में किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। ये मेरे पास रो में वैल्यू है, किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा, इसको कॉन्जुगेट, जब कॉन्जुगेट करूंगा जो वैल्यू निगेटिव होगी वो इमेज साइड अगर निगेटिव होगी तो पॉजिटिव बन जाए, पॉजिटिव है तो निगेटिव। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 0, यहाँ पे 3 माइनस आयोटा हो जाएगा, इसका ये तो माइनस का 3 वैसे ये आयोटा है तो ये माइनस का हो जाएगा, 0 सेम। अभी देखो उसके बाद यहाँ पे अगर वैल्यू की बात करें तो हमने जो निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव है तो वो निगेटिव, तो दोनों ही पॉजिटिव है तो इमेज साइड निगेटिव हो गया। अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपोज करके अभी यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ पे माइनस का 3 था तो यहाँ पे ये माइनस का 3 था, ये प्लस का आ रहा है। तो मैं जब माइनस को कॉमन लूंगा तो मीन जो वैल्यू निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव तो किस में हो जाएगी, निगेटिव में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस का आयोटा। ये अगर निगेटिव में तो क्या बनेगी, पॉजिटिव में। ये निगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव में, तो यहाँ पे ये सिंपल 0 आ गया, तो मतलब ये वैल्यू सेम आ गई। तो मीन उसको ट्रांसपोज करके उसको आप ये वैल्यू ए के इक्वल आ गए, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे हर्मिटियन मैट्रिक्स। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज को भी सॉल्यूशन करते जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू।